जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी स्टेट का पहला बजट सेशन जो 21 दिन लंबा था। हालांकि बजट तो पास हुआ मगर फिर भी बहुत कुछ रह गया। आखिर क्यों? इसी बीच गुत्थम गुत्था, नोक जोक, खींचतान और गाली गलौज ये सब कुछ भी हुआ। मगर बहुत कुछ ऐसा हुआ जो शायद कभी आज तक असेंबली में नहीं हुआ। बहुत लंबे अरसे से हमने भी असेंबली देखी, कवर की कि बाहर से लोग आए, मीडिया गैलरी में या गेस्ट गैलरी में बैठे, उसके बाद किसी विधायक पर ही हमला हो, फिर गाली गलौज हो, शीशे टूटे, टेबल टूटे और उसके बाद मीडिया को 2 घंटे के लिए बाहर रखा जाए। आखिर ये सब कुछ क्यों? क्या कारण रहा? क्या केवल मात्र सियासत ही असेंबली का सही निजाम है, या फिर ये असेंबली जो सेशन लगता है, ये जो जम्मू कश्मीर सरकार होती है या किसी भी स्टेट की सरकार होती है, यूटी की सरकार होती है, वहां के फैसले भी करने होते हैं। तो 21 दिन के बजट सेशन में क्या खोया क्या पाया, आज इसी के ऊपर हमारा विचार विमर्श। और मेरे साथ 2 सहयोगी, हमारे सीनियर कंसल्टिंग एडिटर कश्मीर से अहमद अली फयाज साहब और जम्मू से हमारे एडिटर इन चीफ पवन शर्मा जी। फयाज साहब, आपने भी करीबन 3 दशकों में लंबे समय में अलग अलग सरकारों में असेंबली कवर की, मगर ये जम्मू कश्मीर यूटी की पहली असेंबली में जो कुछ हुआ और फिर भी बहुत कुछ रह गया, जो काम की चीजें थी वो रह गई। कैसे देखते हैं आप इस 21 दिन लंबे बजट सेशन को? देखा जाए तो ये 35-36 दिन का है। ये 3 मार्च से शुरू हुआ था और आज 9 तारीख को, 9 अप्रैल को ये खत्म हो रहा है। इसमें 21 दिन का बिजनेस चला है। इसमें 10-12 दिन की लगातार छुट्टी थी ईद के बाद, और बीच बीच में कई ऐसे दिन थे जिस दिन कार्रवाई नहीं चली। तो इस हिसाब से एक लंबा है। स्पीकर साहब ने खुद बता दिया है कि कंट्री का लॉन्गेस्ट बजट सेशन है, शायद हो गया, आधा दुश्मन उनके पास है। हम ये लगातार बता रहे हैं, एक बहुत बड़ा फर्क है जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि गुज़श्ते 30 साल में क्या था और आज क्या है और उसमें क्या फर्क है। सबसे बड़ा फर्क यह है कि एक जो उसका फॉर्मेट पहले होता था वो ये होता था कि ट्रेजरी बेंचेस हुआ करते थे, अपोजिशन हुआ करती थी दूसरी साइड पे। आज की तारीख में ये पता ही नहीं चल रहा है कि अपोजिशन में कौन है और सरकार में कौन है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो 2 मेजर प्रिंसिपल पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, एक है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो सरकार चला रही है, जिनके चीफ मिनिस्टर है, दूसरी भारतीय जनता पार्टी है जो बज़ाहिर एक अपोजिशन पार्टी है, लेकिन इनका काम है मरकजी सरकार की पॉलिसीज को और उनके लोगों को, जैसे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनके जो डिसीजंस है उन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना, सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, पुलिस को प्रोटेक्ट करना। उस एतबार से आप देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। एक एतबार से ये दोनों सरकार ही है, सरकार के 2 हिस्से हैं। अब इसमें जो अपोजिशन अगर आप देखेंगे उसमें कुछ लोग ही रह जाते हैं, जैसे कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के 3 लोग हैं। सजाद गनी लोन अकेला एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है। इंजीनियर रशीद का भाई जो शेख खुर्शीद एलंगेट से, वो अकेला है। इस तरह से मतलब ये 4-5 लोग हैं। जो इंडिपेंडेंट लोग भी है वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ शामिल, और कांग्रेस के लोग भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के शामिल। तो इसकी हैयत ही बड़ी हद तक चेंज हो गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक बिजनेस बराई बिजनेस हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इसका इनके पास बिजनेस था वो बड़े इंपॉर्टेंट बिजनेस थे। एक तो ये कि जो क्वेश्चंस आते हैं हर दिन, आज भी था क्वेश्चन आर, और उसके बाद पब्लिक इंपॉर्टेंस के मामला, इसके अलावा कॉलिंग अटेंशन मोशंस, रेजोल्यूशंस, एडजर्नमेंट मोशंस, प्राइवेट मेंबर्स बिल्स, गवर्नमेंट की बिल्स, बजट, इन सब चीजों में से ले दे के एक ही चीज हुई, वो बजट पास हुई खुदा खुदा करके, क्योंकि अब आप तनख्वाहें आपको मिल सकती हैं और जो बाकी खर्चे वो आप कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। और जब ये ऐसा इस किस्म का वैक्यूम पैदा हो गया है तो हर एक शख्स अपने आप को एसेट करने की कोशिश कर रहा है, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है मैं ही सबसे जवान मर्द हूं। इसमें क्या हुआ, जो हमने लास्ट में देखा, पहले भी कभी कभी ऐसा होता था कि किसी मौके पे 2 पार्टीज के, खासतौर से ट्रेजरी बेंचेस और अपोजिशन के लोग आपस में गुत्थम गुत्था हो जाते थे, मुठभेड़ भी हो जाती थी। ये कभी कभी होता है, ये पार्लियामेंट में भी हुआ करता है, दूसरी कई स्टेट्स में भी ऐसा होता है। लेकिन ये हमने पहली बार देखा कि गाली गलौज, एक दूसरे के खिलाफ एब्यूजेस, एलिगेशंस और मारपीट, और ये जो आपने देखा इस तरह से, जिस तरह से वहां पे लॉबी में टेबल पे फेंका गया एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को। इतना ही नहीं, पहली बार यह है
कि बाहर से जो लोग आए, जो न मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो न अधिकारी हैं, जो न पुलिस के हैं, जो हो सकता है किसी पॉलिटिकल पार्टी के हो, हमें उनकी शनाख्त के बारे में मालूम नहीं, वो भी उलझ रहे हैं फिजिकली एज वेल एज वर्बली जी। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ गाली गलौज, धमकियां, ये सारा ऐसा नहीं हुआ है। इससे क्या होता है, इससे जो असेंबली का तकद्दुस होता है, इसकी क्रेडिबिलिटी होती है, इसकी रेलेवेंस होती है, दैट इज रिड्यूस्ड टू ए जोक। मैं जाती तौर पर समझ रहा हूं कि चूंकि ये पहली बार है, इसलिए स्पीकर साहब को अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करके इसमें पूरी तौर पर एक इंक्वायरी लगानी चाहिए, और जो लोग इसमें जिम्मेदार होंगे इस चीज के लिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, जो वहां पे लोग होंगे उनको एहसास तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, उनको अपने आप को महसूस करना चाहिए कि हम महफूज हैं। हो सकता है कि वो ऐसी कोई बात करेंगे जिससे किसी के जज्बात भी मजरूह होंगे या जिस पर किसी को एतराज होगा, लेकिन इसका एक तरीका है कि इसको आप अपने लेवल पे कोई स्टेटमेंट जारी कर सकते हैं। आप नहीं जा सकते असेंबली में किसी एमएलए पे या मिनिस्टर पे हमला करने के लिए, कभी नहीं हुआ है, किसी इंडिया की असेंबली में नहीं हुआ है, और ये पहली बार है। मैं समझता हूँ ये हर एक के लिए तशवीश की बात है। अब चूंकि ये हुआ है, इस बारे में एक तहकीकात करने की जरूरत है और पनिश करना चाहिए ऐसे लोगों को, अदरवाइज ये तासुर पैदा हो जाएगा कि कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी या सरकार की कोई पार्टी या कोई ऑर्गेनाइजेशन के पीछे जिन्होंने उनको धकेला आगे कर दिया है एक मेंबर पे। मेंबर जो है वहां पे उसकी जो बातों से किसी को इत्तेफाक नहीं हो सकता है। इन्होंने ऐसे कई इल्जामात लगाए हैं जिनको आप कभी कभी बेहुदा भी कह सकते हैं, लेकिन उसका एक तरीका है, इसकी आप अपोजिशन कर सकते हैं, गालियां नहीं दे सकते, धमकियां नहीं दे सकते, गुत्थम गुत्था नहीं हो सकते। ये सवाल ही पैदा नहीं होता है कि असेंबली सेक्रेटेरिएट के अंदर ऐसी चीज होनी चाहिए। मैं समझता हूं जो सिक्योरिटी के लोग हैं, खुद चीफ मिनिस्टर जो लीडर ऑफ द हाउस होते हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्पीकर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस चीज को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। पवन जी, करीबन शायद 2009 या 10 का साल था, श्रीनगर में असेंबली चल रही थी और वहां पर कुछ 3 युवक जो जम्मू से थे, वो भी किसी के विधायक के ही रेफरेंस पे गेस्ट गैलरी में बैठे हुए थे। वहां से उन्होंने कुछ नारेबाजी कर दी थी। उस समय उमर अब्दुल्ला ही चीफ मिनिस्टर थे और कांग्रेस एनसी की गवर्नमेंट थी, बीजेपी ऑपोजिशन में थी और पीडीपी भी ऑपोजिशन में थी। उसके बाद उनको स्पीकर ने ही वहां से, उनके खिलाफ सजा हुई थी, वहां से वो अरेस्ट भी हो गए थे, उनको बाद में जमानत पर रिहा किया गया था। ऐसा एक इंसिडेंट देखने को मिला था केवल नारेबाजी करने पर। आज तो एक विधायक के ऊपर हमला करने की बात आ गई। तो आखिर ये असेंबली में इस बार जो चीजें हुई ये कुछ नई थी, मगर देखा जाए तो जिस तरह फयाज साहब ने कहा कि ये एक हिसाब से, एक निजाम के हिसाब से, एक रूल्स के हिसाब से सही नहीं थी। कैसे देखते हैं आप भी? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो जितने दिन लंबा जो सेशन चला, 3 दिन तो खाली नारेबाजी की भेंट चढ़ गई, आज का दिन, पिछला कल और उससे पहले। बीच में कुछ लोग जो बाहर से आए, जो पासेस लेकर आए, गैलरी में बैठे और उसके बाद आकर हंगामा हुआ। आज भी वही स्थिति थी, कल भी वही हुआ। तो जाहिर सी बात है उन लोगों की जांच भी होनी चाहिए, किसके पास के ऊपर वो लोग बैठे थे, कौन से विधायक ने उनको गैलरी पास मुहैया करवाया था, क्योंकि विदाउट किसी एमएलए की कंसेंट के आपको तो गैलरी पास मिलेगा नहीं जब आप जाते हो। जहां तो कोई असेंबली का स्टाफ का कोई सीनियर अधिकारी हो वो दिलवा सकता है, तो पॉलिटिकल पार्टी के बड़े लोग वो दिलवा सकते हैं। एक तो वो जांच का विषय है। दूसरा, लोगों के मुद्दे वहीं पर दरे के दरे रह गए और ये भेंट चढ़ गया पूरा सेशन आपसी लड़ाई में। वो मुद्दे के ऊपर जो मुद्दा ऑलरेडी एक एक्ट बन चुका है, राज्यसभा में, लोकसभा में पास हो चुका है, अब उसके ऊपर सिर्फ लोगों को ये दिखाना है, अपना चेहरे दिखाने हैं, ये दिखाना है कि हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं, वो एक अलग मुद्दा हो सकता है। लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा के भीतर ये पहली बार है कि इस तरह का हंगामे हुए, इस तरह की नारेबाजी हुई, धार्मिक नारेबाजी पहले शायद कभी नहीं हुई होगी। फयाज साहब इसके ऊपर सही बता सकते हैं, पहले कभी नहीं हुई, इस बार हुई है। गाली गलौज इस बार पहली बार हुआ है। जहां तक कि टेबल तो पहले भी चलो माइक के ऊपर चढ़ जाते थे, हाथापाई होती थी, कागज फटते थे, टेबल खटखटाए जाते थे, माइक को भी तोड़ दिया जाता था, लेकिन बाहर तो जहां टेबल भी टूटे हैं हाल के भीतर। तो ये कुछ जो बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी, बहुत कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था, ये ऐसा हुआ है। बहुत कुछ जो ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। इसमें आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ज्यादा कैमरे के आगे आना, ज्यादा मीडिया में आना, ये भी एक कारण हो गया है जिससे कि विधायक
शायद उतना ना बोलते हो, यहां पर कुछ ज्यादा बोले और कई बार अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज भी बोल गए। बिल्कुल तैश, जब कैमरे सामने होते हैं तो तैश में सब कुछ बोल दिया जाता है। ये बात सही है। कई कई बार मीडिया को बिल्कुल मतलब बाहर भी निकाला गया जब स्पीकर को यह लगा कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है और अमन नहीं रह सकता है, ऑर्डर नहीं रह सकता है। तो कई बार ऐसा भी हुआ कि उनको बताया गया ये बंद ही करो और उसके बाद कोई बोले ही नहीं। ये साफ बात है कि आप जब जब ये देखते हैं अभी जो रेगुलर मीडिया के लोग होते हैं वो भी कम से कम 10-15, इसके अलावा जो जिसको हम इरेगुलर मीडिया कहेंगे या सोशल मीडिया कहेंगे, इसके भी 20-30 लोग वहां पे होते हैं। जब इतने सारे कैमरास वहां पे होते हैं और ये सारा रियल टाइम में बाहर चला जाता है तो हर कोई अपने आप को दिखाना चाहता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ। वो जो इसमें ब्रावेडो और जवान मर्दी का लग रहा है ऐसा मुझे करना चाहिए, वो मुझे लग रहा है कि इससे क्या हुआ देखिए। नहीं, इसमें फयाज साहब एक चीज और है। यहां पर आप मीडिया की बात कर रहे हैं ना, तो सोशल मीडिया के ऊपर तमाम विधायक खुद लाइव होते हैं। उन्होंने अपने मोबाइल फोन से खुद लाइव जा रहे हैं, अपनी टीम के बंदे लगाए हुए हैं, जैसे वो बाहर आते हैं वो लाइव चलना शुरू हो जाते हैं। आपकी बात सही है। ये एक अलग से एक इशू है जिस पे हमें किसी दिन इस पे डिस्कस करना चाहिए कि इसको किस तरीके से सुधारा जा सकता है। लेकिन ये एक बात सही है कि हर एक को अपनी पब्लिसिटी चाहिए और इस पे आप एक दिन के लिए सारा बंद कर दिए, फिर देखिए वहां से कोई बोलेगा ही नहीं कुछ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसमें जो स्ट्रक्चर है इनको प्रोटेक्शन होती है कानून के मुताबिक। जो असेंबली में कोई भी बोलेगा या कोई एक्ट भी करेगा तो इसके खिलाफ न क्रिमिनल केस लग सकता है, न कोई दूसरा सिविल सूट लग सकता है। इनको प्रोटेक्शन होता है। ये मतलब एक तकद्दुस इसका रहता है, एक सैंक्टिटी इस हाउस की रहती है, पार्लियामेंट की भी इसी तरह से। इसीलिए इसको टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। अब इसके अंदर आउटसाइडर्स जाएं, बाहर से आए या कोई पार्टी उनको अपने तौर पर फ्रंट बना करके आगे से भेज दे, इससे तकद्दुस मुतासिर हो जाता है। अब हम ये बताएंगे कि किस तरह से एक डिससर्विस है टू देयर ओन पीपल। वो ये है कि इसमें एक तो सवालात थे अपने अपने हल के इंतखाब के, दूसरा जैसे कि अभी 7 और 9 तारीख के लिए 14 रेजोल्यूशंस थे प्राइवेट मेंबर के। मैं वहीं पे आ रहा था फयाज साहब की काफी कुछ रह गया। मैं बता रहे हैं यही। मैं बताऊंगा। जो 14 रेजोल्यूशंस थे वो सारे के सारे लैप्स हो गए, इसमें से अब कोई भी नहीं आएगा। जो 8 तारीख को बिल्स थी 33 बिल्स प्राइवेट मेंबर्स बिल्स, वो इसमें वो लैप्स नहीं हुए, वो दूसरे सेशन पे आ जाएंगी। इसमें आपको पता है मुख्तलिफ किस्म की बिल्स हैं, बिल्कुल एक लंबी लिस्ट है, इंपॉर्टेंट बिल्स हैं प्राइवेट मेंबर्स ने लाई है। जैसे कि रिजर्वेशन से मुतालिक एक साहब ने तो ये बताया चीफ विप की तनख्वाह बढ़नी चाहिए, मुख्तलिफ किस्म के वो बहुत कुछ बिल्स ऐसे हैं कि रेगुलराइजेशन ऑफ द कैजुअल लेबरर्स, ये जो डेली वेजर्स वगैरह, इनसे मुतालिक। तो इस किस्म के बिल्स वहां पे बहुत सारे हैं, लेकिन वो आएंगे अगले सेशन में। रेजोल्यूशन तो चले गए, सबके सब जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के मामला इसके बाद आने थे क्वेश्चन आवर के बाद, वो सब के सब चले गए। और जो प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन, इसमें खुद इनके रेजोल्यूशन ऐसे थे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो इनके सहयोगी हैं, इनके 3 रेजोल्यूशन में ऐसे ही थे रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड के, जिक्र ही इसका नहीं हुआ। कैजुअल लेबरर्स और दूसरे सरकारी मुलाजमतों से मुतालिक कि इनकी रेगुलराइजेशन और बहुत सारी चीजों के मतलब वहां पे रेजोल्यूशन थे, एक भी ज़ेरिगोर वहां पे नहीं आया। और इस कदर अब इल्जाम लगने लगे कि इनको यही सूट कर रहा है कि होने दो वहां पे हंगामा, अब हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है। मैं जाती तौर पे समझता हूँ दिस इज अ कंप्लीट वेस्टेज ऑफ टाइम एंड वेस्टेज ऑफ पीपल्स रिसोर्सेज। जो टैक्स पेयर्स का मनी है इस पे काफी खर्चा आ जाता है, ये सब का सब मुझे लग रहा है कि जाया इसमें हो रहा है। लेकिन एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इनको आप रोक भी नहीं सकते हैं। इसके लिए कलेक्टिवली एक सोच की जरूरत है। मैं समझता हूं कुछ हदें जो मुकर्रर करनी होगी सबको इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, वो ये है कि वहां पर निजाम दुरुस्त रहना चाहिए, अमन रहना चाहिए। हर एक को मैंने बता दिया, इनके पास प्रोटेक्शन है कि अगर आप कुछ भी बोलेंगे आपके खिलाफ केस भी दर्ज नहीं होगा। अब ये कौन सा प्रोटेक्शन है कि बाहर से लोग आएंगे, वो वहां पे एमएलए को गालियां दे देंगे, उसको वो कहेंगे आपने ऐसा किया वैसा किया। ये आज तक नहीं हुआ है, न कभी होना चाहिए। मैं समझता हूं इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, और अगर सरकार नहीं लेती है तो ये साबित हो जाएगा कि सरकार के ही कोई न कोई लोग इसमें ऐसे हैं जिन्होंने उनको वहां पे लाया है और हंगामा करने के लिए वहां पे लाया है। बिल्कुल। मैं बीच में दीपक एक मिनट, मैं फयाज साहब से यही पूछ रहा था कि जो बनी के विधायक हैं डॉक्टर रमेश्वर सिंह, जो कल दीपक ने एक इंटरव्यू भी किया उनका, हाँ, उन्होंने कहा इन 3 दिनों की सैलरी काटी जाए। उन्होंने कहा कि काम तो कुछ हुआ नहीं, लोगों का टैक्स पेयर का पैसा जा रहा, क्यों ना इन 3 दिनों की सैलरी काटी जाए। मैं समझता हूँ बिल्कुल सही उन्होंने बता दिया।
मैं खुद देखिए, जितना ये तवील चलता है उतना इनको लेजिस्लेटर्स को इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। मैं खुद असेंबली में एक अवार्ड कमेटी का जज रहा हूं 2-3 साल। मुझे मालूम है इसमें पैसा जितने दिन ये ज्यादा चलता है उतनी सिटिंग्स का पैसा मिलता है। तो इनके लिए तो ठीक ही है, 2 महीने चलाओ, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं है जो लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। इसमें सड़कों का मामला है, इसमें पानी का मामला है, इसमें ये जो है सौभाग्य स्कीम है, लोगों के घरों तक बिजली पहुंचाने का मसला है, और सबसे बड़ा मसला लोगों को रोजगार देने का। अभी इसमें क्या जवाब आया? रोजगार पे ही बात करते हैं तो 35,000 बिल्कुल खाली है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसी ने भी जवाब नहीं दिया भैया साहब, कोई सरकार ने उसमें जवाब आया ही नहीं। और पवन जी, सबसे बड़ी बात यह है, जैसे ही असेंबली का बजट सेशन शुरू हुआ था, हमने देखा था किस तरह से डेली वेजर्स रोज सेक्टेड गिराव के लिए आते थे, बाहर लाठीचार्ज तक हुआ, धक्का मुक्की तक हुई, और उनको एक उम्मीद बंधी कि शायद इस सेशन में उनके लिए कुछ हो। 1-2 विधायकों के सवाल भी थे इस पे, उनके रेजोल्यूशन भी थे कि डेली वेजर्स के लिए जो है परमानेंट करने का कुछ साधन लाया जाए। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी उनके रेजोल्यूशन को मंजूरी दे दी कि उसको लाओ, मगर 3 दिन में जो आखिर में हुआ, हर चीज पर पानी फिर गया। तो आखिर उन विधायकों को जो लोगों ने चुन के भेजा है अपनी बात करने के लिए, वो बात क्या कर रहे हैं अंदर एक पार्लियामेंट में पास हुए बिल की, ना कि उन लोगों की जिसके ऊपर बात होनी चाहिए थी। तो पवन जी, आपको नहीं लगता है कि जैसे फयाज साहब ने कहा वेस्टेज ऑफ टाइम, साथ ही साथ लोगों की उम्मीदों पर भी पानी फेरा? देखिए, जब इलेक्शन हुई थी ना, इलेक्शन के समय मैनिफेस्टो में डेली वेजेस और स्टेटहुड का मुद्दा सब पार्टियों का था। भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले ही कहा था कि स्टेटहुड मिलेगा, लेकिन डेली वेजेस का मुद्दा सबकी पार्टियों का था कि इसको लेकर हम पॉलिसी लाएंगे, इसको लेकर हम रेगुलाइज करेंगे अगर हमारी सरकार आती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आ गई, कांग्रेस का समर्थन मिल गया, पीडीपी और बीजेपी विपक्ष में चली गई, इंडिपेंडेंट 2 मिल गए, बाकी वाले चलो विपक्ष में हैं। लेकिन जब डेली वेजर की बात थी, रेजुलेशन था जिसके ऊपर एलजी साहब की मोहर भी लग चुकी, पीडीपी एमएलए बाहिद परा का जो रेजुलेशन था, अब इसके ऊपर बात होनी थी, चर्चा होनी थी और इनको पक्का होने की उम्मीद थी। अब ये लोग ठगे गए हैं, ये प्रोटेस्ट करते हैं, लाठीचार्ज होता है, रोजाना वहां पर कपड़े खोलकर नंगे होकर भी इन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो काफी समय से जो लोग उम्मीद में थे कि इस सेशन में इनकी कोई बात होगी, जिस तरह से सरकार ने पहले कहा था कि हम एक कमेटी बना रहे हैं जिसमें चीफ सेक्रेटरी के नेतृत्व में यह कमेटी काम करेगी, और दूसरा रेजुलेशन के आने के बाद इनकी उम्मीद और बढ़ गई थी। लेकिन अब सब के सब दरे के दरे रह गए, क्योंकि अब आगे क्या होगा उसका किसी को नहीं पता। स्टेटहुड का मुद्दा भी ठंडे बस्ते में चला गया और डेली वेजर का भी। अब ये लोग ठगे से महसूस कर रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो गया है। तो फयाज साहब, आपको लगता? हाँ जी जी। सबसे ज्यादा जो आप देख रहे हैं ना, इसमें वक्त किस वजह से जाया हो गया? सबसे ज्यादा वक्त इसमें जाया हो गया जो इन्होंने कहा कि जो मरकजी सरकार ने पार्लियामेंट में एक वक्फ बिल लाया, जिसपे हम बार बार बता रहे हैं कि इससे रिलीजियस पोलराइजेशन हो गई है, मुल्क के जो मुसलमान हैं उसके खिलाफ हैं, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर में। तो चूंकि उनकी इसी पे ये कम्पीट कर रहे हैं जो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी से, ये बात सही है। लेकिन जिस तरीके से ये शोर मचा रहे हैं अब कि देखो ये उन्होंने सरकार के हवाले किया है, अभी ये भी देखने की जरूरत है। ये जो वक्फ हुआ करता था ये एक प्राइवेट इदारों के वक्फ हुआ करते थे। इसमें सबसे पहले, अब जम्मू कश्मीर की आप बात कर लेंगे तो मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को, सबसे पहले यहाँ पे बना वक्फ एक्ट, जम्मू एंड कश्मीर वक्फ एक्ट 1978 1978 में, जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के वजीर आला थे। उसके बाद जो दूसरा एक्ट बना जिसने ड्रास्टिकली इसको चेंज किया, जम्मू एंड कश्मीर वक्फ एक्ट 2001, जिस पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे। इन्होंने कहा कि इसको लाना है सरकार के मातहत। उस वक्त सरकार इनकी अपनी थी, आज सरकार किसी दूसरी की है और वो मरकज के तहत इसको करना चाहते हैं। इसके बाद अब मुफ्ती साहब आ गए, उसके बाद 2002 में इन्होंने, मुझे जाती तौर पे इसका इल्म है, जो लॉ मिनिस्टर थे मुजफ्फर हुसैन बेग, उनको कहा कि ये कल तक बना के दे दो मुझे वक्फ एक्ट, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुंगल से निकालना है इसको, दरगाह को और बाकी जो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है इसको निकालना है। मुजफ्फर बेग साहब बैठे रात के 12 बजे तक, वो बैठे, मैं इनसे फोन पे बात करता रहा, 2004 की बात है। तो उन्होंने ड्राफ्ट बनाया वक्फ, वो स्पेसिफाइड वक्फ एंड वक्फ प्रॉपर्टीज एक्ट 2004 का, और उसके तहत उन्होंने 22 जो स्पेसिफाइड वक्फ्स हैं, ये तकरीबन सभी के सभी कश्मीर में है, और बाद में इसमें कुछ और चेंजेस हो गई। ये इन दोनों पार्टीज ने खुद लाए हैं, सरकार के तहत लाया है वक्फ को। और अब जब सरकार के ऊपर कोई दूसरे साहब आ गए हैं
तो अब ये रो रहे हैं ये क्यों हो रहा है, लाना ही नहीं चाहिए था, अपने पास ही रखना चाहिए था। इन्होंने तो रास्ता खुद बनाया है, अब इस पे मतलब वो तो इस पे वो टार मैगडम बिछा रहे हैं अब भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये चीज भी देखनी है। अब इस चीज को लेकर के इस तरह का तमाशा आप असेंबली में खड़ा नहीं कर सकते। अब इसकी सीमा भी है। जो स्पीकर साहब ने अपनी मुख्तसर तकरीर में जो 1 बजे आज दोबारा जब सेशन लगा तो उसमें उसने तफसील के साथ बताया कि मैंने इसको क्यों डिसअलाउ किया। तो मैं जाती तौर पे इनसे सहमत हूं। मुझे लग रहा है कि जो रूल 51 सब रूल 9 सब रूल 7 और सब रूल 9 दोनों उन्होंने कोर्ट के, उन्होंने कहा ये अगर किसी मुंसिफ कोर्ट के तहत भी होगा सब जुडिस, हम इस पे डिस्कस नहीं करते हैं। फयाज साहब ये रूल 58 था शायद, रूल 58 1 सेक्शन 1 शायद नहीं 9। तो उन्होंने इसमें बताया कि अगर इसमें किसी कोर्ट के पास होगा, चाहे वो मुंसिफ कोर्ट भी, हम इस पर नहीं कर सकते। दूसरा, ये सरकार के दायरे इख्तियार में होना चाहिए। अगर इसमें हम एडजॉर्नमेंट मोशन लाएंगे तो इस सरकार को अब इसकी तवज्जो हम खींच रहे हैं, तो इसमें ये इनके पास इलाज का है इसका। उसने कहा जब इलाज ही नहीं है, जब ये हमारे हाथ में ही नहीं है, जब ये पार्लियामेंट ने बनाया, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। जहां तक प्रोटेस्ट रजिस्टर करने का ताल्लुक, वो तो हो चुका है, वो सारी दुनिया ने देख लिया है जो स्पीकर साहब ने वहां पे बताया। अब हम बता ही रहे हैं आपको कि इस बीच में ये जो पेंडेमोनियम रहा इतने दिनों, खासतौर से पिछले 3 दिन के दौरान, आप देख रहे हैं कितने पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर चले ही गए। वो सारा का सारा रिजर्वेशन से मुतल्लिक, रेगुलराइजेशन से मुतल्लिक, एम्प्लॉयमेंट से मुतल्लिक, पेंशनर्स को ये जो तनख्वाहें बढ़ाने से मुतल्लिक, खुद में असेंबली के लोगों को तनख्वाह, ये एटलीस्ट चीफ विप को तनख्वाहें बढ़ाने से मुतल्लिक बहुत सारी चीजें इसमें हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो किसी मतलब जिसको रीजन से कोई ताल्लुक था, ऐसे वो सारे के सारे रह गए इसमें। जैसे कि मैंने बता दिया, प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन खत्म ही हो गए, अब बिल्स हैं। अब खुदा जानता है कि अब उन 33 बिलों पे कब बहस होगी, और उस वक्त भी शायद ही इस किस्म का हंगामा रहा। तो इससे क्या होगा कि लोग जिन्होंने भारी तादाद में निकल करके सबसे ज्यादा 1987 के बाद बाहर आकर के वोट डाला है, उनको एतमाद दिया है, और खासतौर से जो नौजवानों की बड़ी तादाद जो 18 साल से 40 साल तक उम्र के लोग हैं, उनकी तादाद इस वक्त 65% है, जो हमारा इलेक्टोरेट है। ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि सरकार हमें नौकरियां दे देगी या प्राइवेट सेक्टर बनाएगी। न प्राइवेट सेक्टर बना रहे हैं, न उनको नौकरियां दे रहे हैं, और ये 40 साल की उम्र क्रॉस करके इन एलिजिबल बन रहे हैं सरकारी जॉब के लिए। इसमें कई लोग खुदकुशियां कर रहे हैं जो रिपोर्ट ही नहीं हो रही हैं। ये बड़े सीरियस मामले हैं। ये सिर्फ इसको हम एक इशू के ऊपर जो कंपेटिटिवली जो कोई मजहबी इशू होगा, अब आपने देख लिया, ये एक दूसरे के खिलाफ स्कोर करना चाहते हैं पॉइंट। इससे निकलने वाला क्या है? कुछ नहीं। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने खुद लाया, अब ये खुद इसी कुएं में गिर गए जब उन्होंने लाया स्पीकर के खिलाफ ही ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन। हालांकि स्पीकर के पास अब एक उसने रूलिंग दे दी अपनी कि इसमें 14 दिन का ये समय होता है, समय होना चाहिए, और इसमें कोरम होना चाहिए। उसने कहा 23 मेंबर्स उठ खड़े हो जाए, वो उसका सपोर्ट कर लें। तो इसके पास ये इत्तेफाकन ये 2 चीजें थे, अदरवाइज स्पीकर साहब को भी जाना था। तो ये है कि इस तरह से इसका जो तकद्दुस है, इसकी जो असेंबली की जो इफादत है, वो खत्म हो जाती है, और इसका फायदा डायरेक्टली मिलेगा उन लोगों को जो हमेशा यहाँ पे एंटी डेमोक्रेसी रहे हैं, जो चाहते हैं कि यहाँ पे खून खराबा रहे, जो अनार्की रहे, और उनको इससे फायदा रहेगा। तो चुने हुए 90 नुमाइंदों ने आखिर इन 21 दिनों में क्या किया, ये तो हमने आपको बता दिया। अब आप पर है फैसला। आप जरा बताएं, आपने भी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म, टीवी, प्रिंट के जरिए देखा होगा कि क्या हुआ जम्मू कश्मीर असेंबली के पहले बजट सेशन में। तो आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, जिनको हमने और आपने चुन के भेजा है, क्या वो सही राह पर चल रहे हैं या मात्र सियासत है, और क्या ऐसा होना चाहिए सेशन जहां पर निकला कुछ नहीं, मंथन तो हुए, चिंतन भी हुए, गाली गलौज, धक्का मुक्की सब कुछ हुए, मगर आखिर में रिजल्ट 0। तो आज का विचार विमर्श इसी पे, आप भी विचार विमर्श जरूर करिए, नहीं तो हमारे विचार विमर्श को जरूर देखा करिए। बहुत धन्यवाद।